कॉमर्स ज्ञान मिश्रा जी क्लासेस में आपका स्वागत है। ये चौथा वीडियो होगा इशू ऑफ डिवेंचर के ऊपर, जहां हम लोग टॉपिक कवर करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक बहुत ही इजी टॉपिक है इस चैप्टर में और एक स्कोरिंग पोर्शन है इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टर्म 2 के सिलेबस में ये एक अपना अहम भूमिका निभाता है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक्चुअली जब हम सम्स की दुनिया में जाएंगे इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को, तो सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो प्रीवियस कुछ क्लासेस में मैंने क्लियर करवाया था कि इशू ऑफ डिवेंचर मीन्स कंपनी जो है डिवेंचर इशू कर रहा पब्लिक को, इट्स मे बी इन टर्म्स ऑफ मनी, मीन्स कैश में। बट यहाँ कंडीशन क्या है, जस्ट इसके परे है। यहाँ पे बोल रहा है कि अदर देन कैश। तो बहुत बार हो सकता है ना, सपोज कि मैंने किसी पर्टिकुलर पर्सन से एक मशीनरी खरीदा 50,000 का, और उसको पे मैं पैसा देकर नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला कि अरे यार एक काम करो, मेरे पास एक एसेट्स पड़ा हुआ, तुम उसको रख लो। अगर वो एग्री करता है तो नो डाउट ही हैज़ टेकन। बट ये जो सिचुएशन है यहाँ पे क्या है, दोनों की रजामंदी बहुत ज़रूरी होती है। तो नॉर्मली क्या हुआ, यहाँ मैंने कैश नहीं दिया, उसी तरह मैं बिल ऑफ एक्सचेंज पे कर सकता हूँ इंस्टीड ऑफ पेइंग वर्ड कैश। सो कुछ अदर पेमेंट सोर्सेस है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। कब? जब हम किसी वेंडर्स को या जो क्रेडिटर्स है जो उनका ड्यू अमाउंट है उसको पे करने के लिए। तो जब इशू ऑफ डिवेंचर का बात उठ रहा है किस लिए, पेमेंट के तौर पे, तो कंपनी बहुत बार क्या करता है, दो तरह के ट्रांजेक्शन्स को करता है। पहला क्या है, चलिए देखते हैं। पहला तो हो गया व्हेन अ कंपनी purchases an asset from any creditor। ये हो गया एक सिचुएशन। यहाँ क्रेडिटर को हम लोग पॉपुलरली जो एक वर्ड यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड वेंडर। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि जब कंपनी किसी दूसरे पर्टिकुलर बिजनेस को खरीद रहा हो, तो व्हेन एनी बिजनेस वाज परचेज्ड। अब दोनों सिचुएशन थोड़ा सा डिफर करता है बाकायदे सिर्फ एक जर्नल के। तो वो क्या है वो हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये जानना होगा कि कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। हम लोग यहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो चलो मैं पहले बता दूं कि आखिर ये परचेज कंसिडरेशन का फंडा क्या है। सो परचेज कंसिडरेशन अब ये है क्या तो इट इज़ द अमाउंट agreed to pay to vendor company by the purchasing company for purchase of business। तो अगर हम बड़ा शॉर्ट में इसको बोल दें तो जनरली क्या होता है, जब हम कोई एसेट्स खरीद रहे हैं या किसी बिजनेस को खरीद रहे हैं, तो उस समय हमारा एक डील होता है उस पर्टिकुलर वेंडर से, ठीक है, कि आखिर उसको उस ट्रांजैक्शन के बदले हम आखिर उसको देंगे कितना। तो वो एक अग्रीड अमाउंट है दोनों के बीच का, जो कि वेंडर कंपनी को बाय परचेजिंग कंपनी के द्वारा दिया जाता है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब आते हैं फर्स्ट सिचुएशन को लेकर के, जब हम लोग बात कर रहे हैं कि कंपनी क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एसेट्स खरीद रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या जर्नल करना चाहिए, तो इसको अगर जान लेंगे तो हम सम्स को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो फर्स्ट देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट in case 1। तो in case 1 means when a company purchase an assets from any creditor। तो सबसे पहले let I do a format in the books of, जो भी नाम होगा, we are making journal। फॉर्मेट हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, डेट, देन पर्टिकुलर, देन LF,
ये हो गया हमारा डेबिट अमाउंट, और ठीक उस इधर हो जाएगा हमारा क्रेडिट अमाउंट। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हमारा क्या फॉर्मेट है, ठीक है। तो सबसे पहला जो जर्नल करना पड़ता है जब हम कोई एसेट्स को खरीदेंगे तो ऑब्वियसली एसेट्स हमारे पास आएगा, तो दैट पर्टिकुलर एसेट शुड बी डेबिटेड। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एसेट अकाउंट क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट। तो हमको याद रखना है कि सबसे पहला जो काम करेंगे क्या, कि एसेट्स को हमको क्या कर देना है, डेबिट करना है। अब एसेट्स को डेबिट कर दिया मैंने, अच्छा बात है। अब किसी से तो खरीद रहा है ना, तो नॉर्मली हम किससे खरीदेंगे, आइदर ये हो सकता है कैश ट्रांजेक्शन हो या हो सकता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन के समय कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, तो हम लोग अज्यूम करें कि ये क्या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे क्या है, टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट being assets, being asset purchased, being assets purchased। जो भी अमाउंट होगा हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको पुट कर देंगे। सेम यहाँ पे हम इसके लिए पुट कर दिए। अब इसके बाद चले आएंगे हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, तो ऑब्वियसली वी हैव टू मेक द पेमेंट। हमें क्या करना है, पेमेंट करना जरूरी है, क्योंकि वेंडर जो मुझे माल दे रहा है आखिर वो तो उधार में दे के बैठा है, तो उसको पेमेंट करना जरूरी है। तो नेक्स्ट जो जर्नल हो गया वो है वेंडर अकाउंट डेबिट। वेंडर को मैंने अब डेबिट कर दिया। अब यहाँ हम इसको क्या क्या दे सकते हैं, तो नॉर्मली हम कैश भी दे सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस में कैश ऑफ बैंक होगा, तो अगर दिया है तो आप चुपचाप उसे क्रेडिट कर दो। इसके अलावा बहुत बार बोलेगा कि दे हैव एक्सेप्टेड द बिल, सो ऐसे केसेस में इसके लिए हम लोग लिख देंगे बिल पेबल अकाउंट। बट हमारा जो मेन मकसद है वो है डिवेंचर्स, तो जो भी परसेंट डिवेंचर दिया है आप यहाँ पे उसे लिख दो, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे बीइंग अमाउंट पेड टू वेंडर by issuing dash percentage debentures at the rate rupees dash each। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो नॉर्मली क्या होगा जब बात करेंगे हम लोग इसका क्या बोलते हैं, पेमेंट का, तो यहाँ पेमेंट में एक चीज़ जो दिमाग में रखना है कि डिवेंचर्स जो है वो दो तीन तरह से इशू होता है, जो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। एक डिवेंचर इशू होता है एट पार, दूसरा हो गया डिवेंचर इशू हो रहा है एट प्रीमियम, और तीसरा डिवेंचर इशू हो रहा है क्या, एट डिस्काउंट। तो ये सिचुएशन हमारा यहाँ पे वो डिफ़िकल्ट करने के लिए दे सकता है, क्योंकि जब इशू कर रहे हैं तो ये तीन केस तो यहाँ हो ही सकता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि प्रीमियम क्या करना चाहिए, तो प्रीमियम हमको करना चाहिए क्रेडिट। डिस्काउंट क्या करना चाहिए, तो डिस्काउंट को करना चाहिए डेबिट। तो हम कुछ करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, अगर वहाँ पे डिस्काउंट है, अगर वहाँ डिस्काउंट देता है तो हम लोग क्या कर देंगे, डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे। तो क्या लिखना चाहिए उसके लिए, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स। मैंने शॉर्ट में ही लिखा है बिकॉज ऑफ लेस प्लेस, तो ये हो गया यहाँ डेबिट। नेक्स्ट, इसके ठीक ऑपोजिट क्या हो सकता है, मेरा जो क्वेश्चन है उसमें ये इंक्लूड कर सकता है कि दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इशू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम। तो अगर क्वेश्चन में बोलता है एट प्रीमियम, तो हमको दिमाग में क्या रखना है कि हमको एक अकाउंट को क्रेडिट कर देना है, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे, चलो देखते हैं, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व
अकाउंट। तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा इन केस ऑफ व्हाट, प्रीमियम। बट प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे नहीं आएगा, प्रॉब्लम हमारा आएगा नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे जो हमको डैश नंबर ऑफ डिवेंचर चाहिए, इसका कैलकुलेशन बड़ा वाइटल हो जाता है। तो इसको आखिर हम निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए हमको चला आना होगा वर्किंग में, और वर्किंग में हम क्या करेंगे, वो जो नंबर ऑफ डिवेंचर्स है हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया है, तो इसको बड़ा ध्यान से आपको करना होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने लिखा वर्किंग। क्यों कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड। चलो अब देख लेते हैं कि नंबर ऑफ डिवेंचर आखिर कैसे इशू होगा, और इसके लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स इक्वल्स टू ना फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो कुछ भी नहीं है, अमाउंट ड्यू टू वेंडर, जितना उसको देना हमारा बाकी है, अमाउंट ड्यू टू वेंडर होल डिवाइडेड बाय व्हाट, इशू प्राइस। अब यहाँ कुछ चीज़ जो दिमाग में रखना है कि आखिर यहाँ इशू प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों कंफ्यूज नहीं होना है कि इशू प्राइस आईपी अगर बात कर रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईपी इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ, अगर आईपी का बात कर रहे हैं इन केस ऑफ प्रीमियम, तो ये क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू जो पर्टिकुलर व्हाट डिवेंचर्स का दाम होगा प्लस प्रीमियम। ये हो गया कब, जब ये इशू हो रहा है एट प्रीमियम। बट अगर क्वेश्चन में कहता है कि ये क्या एट डिस्काउंट है, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ फॉर्मूला हो गया आईपी इक्वल्स टू फेस वैल्यू वर्ड माइनस डिस्काउंट, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया किसके केस में, जब हम कोई परचेज करेंगे एसेट्स का किसी वेंडर से, तो हमारा क्या जर्नल होगा, कैसे हम नंबर ऑफ डिवेंचर्स को कैलकुलेट करेंगे, वगैरह वगैरह। बट अगर क्वेश्चन उठता है कि हम पूरा बिजनेस को ही खरीदेंगे, तो बड़ा सिंपल सा बात है, अगर आप किसी बिजनेस को खरीदोगे तो नो डाउट वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारा क्या एसेट्स के साथ साथ उस पर्टिकुलर बिजनेस का क्या आ जाएगा, लायबिलिटीज़ भी आएगा। तो वो चीज़ हमको दिमाग में रखना है, ठीक है, वो चीज़ हमको दिमाग में रखना है कि अगर हम कोई क्या बिजनेस खरीदेंगे तो सिर्फ हमारा एसेट्स नहीं आएगा, बल्कि हमारे साथ क्या आ जाएगा, कुछ लायबिलिटीज़ भी चला आएगा। तो ऐसे केसेस में हमारे पास क्या जर्नल होगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जानना। तो जर्नल मोर और लेस सेम होता है। देखो यहाँ पे जस्ट एसेट्स की जगह हमको अब क्या लिखना होगा, सन्ड्री एसेट्स, क्योंकि जब हम एसेट्स खरीदेंगे, बिजनेस खरीदेंगे, तो हमारे पास कोई पर्टिकुलर एसेट्स नहीं आएगा, काफ़ी एसेट्स आएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने लिखा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये हो गया सिचुएशन 2, जब हम किसी बिजनेस को खरीद रहे हैं। नाउ नेक्स्ट नॉर्मल कॉन्सेप्ट जानते हैं कि सर हमारा 2 वेंडर होना चाहिए, बट अगर सिचुएशन में क्या एसेट्स के साथ लायबिलिटीज़ भी दिया क्वेश्चन में, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो कुछ भी नहीं सोचना है। इसके लिए हमको दिमाग में रखना है कि एसेट्स जब हम डेबिट कर रहे हैं, नो डाउट लायबिलिटी को हमको क्या करना होगा, क्रेडिट ना। सो हम यहाँ पे क्या कर दिए, टू सन्ड्री व्हाट लायबिलिटीज़, इसको हम लोगों ने क्या किया, क्रेडिट। अब आएगा मज़ा इस जगह पे, क्यों, क्योंकि जो वेंडर है वो तो बंदा अपना एग्रीड वैल्यू ले लेगा, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, परचेस कंसिडरेशन के नाम से जानते हैं। तो प्रॉब्लम तुम्हारा कहाँ पे आएगा, 2 सिचुएशंस हो सकता है, एक आइदर डेबिट साइड तुम्हारा ज़्यादा हो जाए,
या तुम्हारा ये क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाए। अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो गया, अगर डेबिट साइड ज़्यादा आ गया तो भाई यहाँ पे हमको क्या लिखना है, गुडविल अकाउंट डेबिट। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो एक बिजनेस का वैल्यू 10 लाख रुपया होता है बट यू आर पेइंग 11 लाख। आखिर क्यों 1 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हो? नो डाउट बिकॉज ऑफ देयर गुड रेपुटेशन इन द मार्केट, इसीलिए तो 1 लाख ज़्यादा देना पड़ा ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ा, गुडविल को डेबिट करना पड़ा। ये कब? जब डेबिट जो है हमारा ज़्यादा निकला, किससे? हमारा क्रेडिट से। बट अगर मान लो सिचुएशन रिवर्स होता है, मीन सिचुएशन में क्या आ गया, कहता है कि तुम्हारा डेबिट साइड ज़्यादा निकल गया और क्रेडिट साइड क्या है, कम है। तो ऐसे में क्या करेंगे? कुछ नहीं सोचना है। ऐसे में तुम्हारा जस्ट ऑपोजिट वो जो है वो जो हमारा प्रॉफिट अर्न होगा, उस प्रॉफिट को हम लोग नॉर्मली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एज ए रिजर्व कंपनी क्या करता है, उसको संभाल के रखता है। तो ये जो रिजर्व है इसको आखिर कहते क्या है? तो इस रिजर्व को नाम दिया गया क्या, टू कैपिटल रिजर्व। तो ये भाई साहब ये कब आएगा? तो हमें याद रखना है, ये तभी आएगा जब हमारा डेबिट जो है बाकी क्रेडिट से क्या है, ज़्यादा है। अगर देखोगे नीचे की जर्नल का पेमेंट का, तो मैंने कोई चेंजेस नहीं लाया, मीन्स ये मोरलेस सेम ही है। और नीचे जो कैलकुलेशन है वो भी हमारा सेम है। तो अगर दिमाग में रखा जाए तो कहाँ पे चेंजेस है? सिर्फ फर्स्ट वाले जर्नल में। अब सिर्फ फर्स्ट वाले जर्नल में चेंज है, इसका मतलब क्या निकला? तो एक चीज़ दिमाग में रखना है कि फर्स्ट वाले जर्नल में चेंज है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंडीशन है, आखिर क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है तो क्या हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, या परचेज हो रहा है तो कोई पर्टिकुलर एसेट्स हो रहा है। बस इसको दिमाग में रखना है। अगर परचेज कोई पर्टिकुलर एसेट्स है तो फर्स्ट जर्नल एसेट्स टू वेंडर। अगर बिजनेस परचेज कर रहा है तो फर्स्ट जर्नल होगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व और गुडविल अकाउंट डेबिट। दोनों में से कोई एक सिचुएशन आएगा, टू वेंडर अकाउंट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। पेमेंट का जर्नल हमारा सेम है, वेंडर को डेबिट करना ही है, पे कर दो। अगर सिचुएशन में बोलता है कैश ऑफ बैंक से पे कर रहे हैं, चलो भाई टू कैश ऑफ बैंक। अगर कहता है बिल पे कर रहे हैं तो चलो टू बिल्स पेबल। अगर कहता है क्या कि कोई डिवेंचर इशू कर रहा है तो भाई टू डिवेंचर्स अकाउंट। इसके अलावा अगर ये सिचुएशन है कि यहाँ पे लॉस होता है तो डिस्काउंट को डेबिट कर दो। अगर कहता है कि ये प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट कर दो। ये हमारा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है वो दिमाग में रखना है, क्या कि आखिर इशू जो है कितना डिवेंचर्स करेंगे। इसके लिए ये फॉर्मूला दिमाग में रखना ही है कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकलेगा, अमाउंट ड्यू टू वेंडर डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अब यहाँ इशू प्राइस फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इशू प्राइस का मतलब क्या? तो एट पार पे तो कोई फंडा ही नहीं है। एट पार मतलब जो फेस वैल्यू है वही मेरा प्राइस है। बट इशू प्राइस प्रीमियम के केस में क्या होगा, नो डाउट बड़ा वैल्यू होगा। तो बढ़ा हुआ वैल्यू मतलब फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अगर बात करते डिस्काउंट के केस में तो नो डाउट क्या होगा, डिस्काउंट तो माइनस कर देगा। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब हम लोग एक सम्स पकड़ेंगे और जिसके बाद हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं सम्स को। कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। तो अब इसके बाद हम लोगों ने एक एग्जाम्पल पकड़ा। एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है कि तारक लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी ऑफ ₹8 लाख पेबल एज ₹2,60,000 in cash and the balance by issuing 12% debentures of ₹100 each at a discount of 10%। तो यहाँ पे इन लोगों ने हमें दे दिया है कि एक कंपनी है जिसका नाम तारक लिमिटेड है। तो चलो भाई पहले हम कंपनी का नाम लिख दें, तारक लिमिटेड। सबसे पहला जो काम है हमारा ये पहचाना कि ये किस केस से है, ये फर्स्ट वाले से जुड़ा है या सेकंड वाले से।
तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, परचेज अ मशीनरी ऑफ ₹8 लाख। ऑब्वियसली यहाँ पे एक पर्टिकुलर एसेट्स खरीदा जा रहा है, यानी कि ये फर्स्ट केस से जुड़ा है। तो ऐसे में याद कीजिए मैंने क्या बताया था, उस एसेट्स को डेबिट कर देना है। तो हमारे लिए यहाँ पे एसेट्स क्या है, मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट को मैंने कर दिया क्या, डेबिट। ठीक है, अब क्वेश्चन उठा भाई कितने का वैल्यू है, तो देख सकता है आपको वैल्यू कितना लिखा है, 8 लाख। नेक्स्ट, किससे खरीदा, नाम नहीं दिया हुआ। बहुत बार आपको नाम देगा, तो जो नाम देगा जिस सप्लायर का, जिस वेंडर का, जिस क्रिएटर का, उस नाम को वहां लिख देना है। बट अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखता है कि किससे खरीदा गया, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने बताया, टू वेंडर अकाउंट। तो वेंडर से मैंने 8 लाख का एक क्या खरीदा, एक मशीनरी खरीदा। चलो 8 लाख का मैंने एक मशीनरी खरीदा है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं हम लोग। नरेशन क्या होगा, तो बीइंग क्या खरीदा, मशीनरी परचेज्ड, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया। नेक्स्ट करना है मुझे पेमेंट का जर्नल। तो पेमेंट का जर्नल के लिए याद कीजिए मैंने बताया ही है, वेंडर को कर देना है डेबिट। कितना देना है वेंडर को, भाई 8 लाख देना है। अब हुआ क्या, 8 लाख आखिर दे रहे हैं तो हम कैसे दे रहे हैं, ये चीज़ देखना है। तो अगर क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो 2,60,000 का जो अमाउंट है वो हम लोगों ने कैश में दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग आके लिख देंगे टू व्हाट, कैश अकाउंट। ये वैल्यू चला गया क्रेडिट में 2,60,000। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बैलेंस खोजें, देखो 2 लाख, 8 लाख माइनस 2,60,000, तो हमारा क्वेश्चन उठता है कि भाई कितना वैल्यू अभी भी बचा हुआ है। तो 8 लाख में से अगर 2,60,000 हम माइनस करते हैं तो 5,40,000 का एक बैलेंस अभी भी पड़ा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि बाकी जो बैलेंस बचा है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। क्या इशू किए, तो डिवेंचर इशू किए 10% डिस्काउंट पे। तो एक काम करते हैं हम लोग, दो तरीके से करते हैं। आइदर आप पहला जर्नल जस्ट कैश के पेमेंट के लिए करो, मीन्स वेंडर टू कैश, ये पेमेंट हो गया कैश में, बीइंग कैश पेड टू वेंडर, ये हो गया पहला जर्नल। और सेकंड जर्नल में क्या करो, लिखो वेंडर अकाउंट डेबिट, जो बैलेंस अमाउंट बचा। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, तो भाई कितना बैलेंस बचा हुआ है, तो अगर ध्यान से सोचोगे तो 8 लाख का टोटल अमाउंट मुझे क्या देना है वेंडर को, और उसमें मैंने 2,60,000 कैश में दे दिया। तो अभी भी बैलेंस ड्यू है हमारा 5,40,000 का। तो इसको कैसे देना है, तो यहाँ चूंकि डिस्काउंट बोल दिया है, तो जब क्वेश्चन में डिस्काउंट लिख दे रहा है तो वी हैव टू राइट डिस्काउंट ऑन व्हाट, इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। इसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो थोड़ा साइज को छोटा कर देते हैं हम। तो ये हो गया हमारा क्या, डेबिट। टू व्हाट, क्वेश्चन इज टू क्या लिखना चाहिए। तो बड़ा आसान सा बात है, अगर ध्यान दो तो हम लोग क्या दे रहे हैं इसे, हम लोग दे रहे हैं इसे क्या, डिवेंचर्स। तो यहाँ पे हम पेमेंट जो कर रहे हैं इस बार, वो बाय इशूइंग 12% क्या, डिवेंचर्स। बट क्वेश्चन ये उठता है कि डिवेंचर का वैल्यू कितना होगा। इसी के लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, वर्किंग करते हैं। तो वर्किंग जब करेंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखना है कि इशू प्राइस है कितना। तो इशू प्राइस कितना होगा, ऑब्वियसली डिस्काउंट है 10% लेस, 100 रुपया दाम है, तो 100 का 10% मीन्स 10 रुपया है।
तो मेरा इशू प्राइस बनता है 90 रुपया। सो यहाँ पे हम यहाँ पे आखिर हम वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो कुछ है नहीं, नंबर्स विल बी नंबर ऑफ डिवेंचर्स। ये कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ चीज़ हो गया या हमको समझ नहीं आएगा, जस्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर रखने का मतलब आखिर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था, तो अगर याद करोगे तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि अमाउंट ड्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, इशू प्राइस। वैल्यू था 5,40,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई आखिर हमारा वैल्यू इशू प्राइस का कितना है, तो 100 माइनस 10 दैट इज 90। तो अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60,000 वर्ड डिवेंचर्स, 60,000 डिवेंचर्स। अब हमारा क्वेश्चन उठता है कि डिवेंचर्स का वैल्यू फिर कितना होगा, तो कुछ भी नहीं, डिवेंचर 100 रुपये करके है, 60,000 डिवेंचर है, तो ये वैल्यू हो गया हमारा 6 लाख। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज वर्ड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, मीन्स 6 लाख माइनस 5,40,000, तो ये होगा हमारा 60,000। तो यह इस तरह हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालेंगे। इस तरह हम क्या करेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो कि पर्टिकुलर एसेट से जुड़ा होगा, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो कुछ बातों का ध्यान रखना है कि इशू प्राइस कितना है, क्या वेंडर को देना है, ठीक है, तो हम बड़ा आसानी से रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिवेंचर्स को निकाल पाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जो बिजनेस परचेस से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर गुडविल या कैपिटल रिजर्व बैलेंस के तौर पे कैसे निकलता है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सम। अब करते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स वगैरह के लिए। यहाँ क्वेश्चन में लिख रहा है क्या कि एक्स लिमिटेड जो है वो एक रनिंग बिजनेस खरीद रहा है वाई लिमिटेड से फॉर अ सम ऑफ 1,20,000। अगर याद करो परचेज कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट, तो यही वो एग्रीड वैल्यू है जो इन दोनों के बीच में सेटलमेंट का जरिया बनेगा। तो ये 1,20,000 जो है एक्स लिमिटेड को वाई लिमिटेड को पे करना है। अब इसने चेक से 6,000 दे दिया, इसका मतलब 1,14,000 का बैलेंस अभी भी पड़ा हुआ है जो वाई को देना पड़ेगा, जिसमें 19,000 उसने क्या किया, कैश से दिया। तो देखा गया कि 95,000 का एक बैलेंस अभी भी पड़ा है जो दे देना है, किसे देना है, तो वाई लिमिटेड को देना है। अब ये जो बैलेंस अमाउंट है, ये बैलेंस कैसे दिया जा रहा है, तो बाय इशूइंग 8% डिवेंचर्स ऑफ 100, तो 100 हो गया हमारा फेस वैल्यू। यहाँ पे भी जो सिचुएशन वो है डिस्काउंट का, जो दिखा रहा है 5% डिस्काउंट है। अब जब खरीद रहे बिजनेस का, तो मैंने बताया था कि बहुत बार हो सकता है कुछ एसेट्स आए, साथ में कुछ लायबिलिटीज़ भी आए, तो फिक्स्ड एसेट्स टोटल में दे दिया कि 1,73,000 का एसेट्स पाए, साथ ही साथ हमारे ऊपर एक कर्ज भी आया जो कि ट्रेड पेबल के नाम से है 32,000। तो चलो जर्नल करते हैं। तो बड़ा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था क्या, कि सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब सन्ड्री एसेट्स से कितना अमाउंट जाएगा, तो वो लिखा हुआ है 1,73,000। एक स्पेस छोड़ दो क्योंकि अभी हम लोग अच्छी तरह से नहीं जानते कि यहाँ हमारा गुडविल आने वाला है या कैपिटल रिजर्व आने वाला है। तो सबसे अच्छा इस जगह पे एक अमाउंट, एक आइटम का जगह छोड़ दिया करो, जिससे फ़ायदा ये है कि अगर गुडविल आता है तो मैं गुडविल लिख पाऊंगा, अगर कैपिटल रिजर्व आता है तो मैं कैपिटल रिजर्व लिख पाऊंगा, ठीक है। तो चलो अब यहाँ लिखते हैं किससे मैंने खरीदा, तो वाई लिमिटेड से खरीदा, तो वाई लिमिटेड को देना कितना है, तो क्वेश्चन में बड़ा क्लियर लिख रहा है, देखो 1,20,000 देना है, 1,20,000 मुझे क्या देना है। अब 1,20,000 तो देना है, ठीक है, अच्छा बात है, बट अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो एक और चीज़ दिमाग में आ खड़ा होता है जिसको हम लोग को अच्छी तरह जानना पड़ेगा, वो क्या है। तो वहाँ ये है कि जब हम सन्ड्री एसेट्स पा रहे हैं तो सिर्फ सन्ड्री एसेट्स तो नहीं आया ना हमारे पास, साथ में कुछ और भी आया, आखिर वो क्या है। तो अगर ध्यान दोगे अच्छी तरह से तो उस एसेट्स के साथ हमारे ऊपर
कुछ लाइबिलिटीज़ भी चला आया। वो लाइबिलिटीज़ क्या है? तो वो लाइबिलिटी का नाम दिया है ट्रेड पेबल। तो हम लोग चुपचाप क्या करेंगे, टू ट्रेड पेबल बोल करके यहाँ क्रेडिट में लिख देंगे। इसका वैल्यू भी हम लोग लिख देते हैं, कितना है भाई? तो ट्रेड पेबल देखो दिया हुआ है 32,000। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा किस साइड का बैलेंस ज़्यादा है। मैंने बताया था अगर डेबिट ज़्यादा हुआ क्रेडिट से तो कैपिटल रिजर्व, और अगर क्रेडिट ज़्यादा हो गया डेबिट से तो गुडविल। तो अगर देखें तो डेबिट में मेरा 1,73,000 है, जबकि क्रेडिट में 1,20,000 प्लस 32,000 मीन्स ओनली 1,52,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है। तो बचा कितना? तो चलो डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये डिफरेंस आया हमारा 21,000 का। ये जो बैलेंस आ रहा है किस साइड आ रहा है? क्रेडिट में आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा, जो मैंने क्लियर बताया, कैपिटल रिजर्व अकाउंट इन ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर। तो ये मैंने लिख दिया थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए, कैपिटल रिजर्व के साथ। ठीक है, चलो यहाँ नैरेशन लिख देना होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? चलो लिखते हैं, बीइंग एसेट्स एंड व्हाट लायबिलिटीज टेकन ओवर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, टेकन ओवर फ्रॉम वाई लिमिटेड वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, इतना होने के बाद अब चले आएंगे हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है भाई? पे करना है। किसको पे करना है? तो हमारे वेंडर को पे करना है। तो वेंडर का नाम क्या है भाई? तो वाई लिमिटेड है। ठीक है, तो चलो वाई लिमिटेड को डेबिट कर देते हैं। कितना पे करना है? 1,20,000 रुपये। अब ये पेमेंट हो कैसे रहा है? तो पहला तो पेमेंट हुआ चेक से। तो चेक मीन्स वी विल राइट बैंक अकाउंट। कितना बैलेंस दिया मैंने इससे? तो देखो क्वेश्चन में बड़ा ध्यान से, तो बैलेंस हम लोगों ने दिया कितना का? 6,000 रुपये का। ठीक है, 6,000 रुपये का। तो चलो 6,000 मैंने लिख दिया। इसके बाद हम लोगों ने कैश दे दिया। तो चलो टू कैश अकाउंट, वो कितने का? 19,000 का। इसके बावजूद भी अगर हम बैलेंस करते हैं, देखो हम बैलेंस कर रहे हैं 1,20,000 माइनस 6,000 माइनस 19,000, जो कि हालांकि मैंने पहले ही बताया 95,000 का एक बैलेंस वो अभी भी हमारे हाथ में है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने लिखा है टू बैंक टू कैश। अब यहाँ हड़बड़ी में क्या होता है, हम लोग बार बार पढ़ते नहीं क्वेश्चन और आगे बढ़ जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि अगर हम इसका इफेक्ट ये है कि अगर हम हड़बड़ी में ऐसे पढ़ेंगे तो जो मैंने ये सिचुएशन दिखाया, डिस्काउंट जो कि 5% पड़ा हुआ है, तो डिस्काउंट तुम कहाँ लिखोगे? नो डाउट डिस्काउंट हमको डेबिट में लिखना पड़ता है। तो हमेशा जब भी तुम पेमेंट का जर्नल करो तो मैं यही एडवाइस करूँगा, फर्स्ट यू राइट डाउन डिस्काउंट, फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन, फाइंड आउट वेदर देयर इज़ अ प्रीमियम और डिस्काउंट, उसके बाद ही जर्नल को लिखा करो। क्यों? अगर वहाँ पे डिस्काउंट पड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे? पहले डिस्काउंट का एंट्री कर देंगे। तो ये समझाने के लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट को दिखाया, जहाँ मैक्सिमम बच्चे बार बार हड़बड़ी में क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो चलो मैं यहाँ जर्नल लिख दूँ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, ये डेबिट हो गया। अब कितने से डेबिट होगा अभी हम लोग नहीं जानते हैं, तो इसको जानने के लिए हमको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिवेंचर्स चाहिए। बट उससे पहले चूंकि हम इशू किए हैं डिवेंचर्स, सो वी हैव टू राइट 2 नंबर ऑफ परसेंट क्या है हमारा? तो 28% डिवेंचर्स अकाउंट, 28% डिवेंचर्स अकाउंट, जो कि नहीं जानते हैं। अब आ जाते हैं वर्किंग। जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि वर्किंग कैसे करते हैं। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स जब भी निकालना होगा, फॉर्मूला हमारा है अमाउंट ड्यू डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ठीक है, तो अमाउंट ड्यू कितना है? तो मैंने बताया अमाउंट ड्यू कितना है हमारा? 95,000 डिवाइडेड बाई इशू प्राइस कितना होगा? तो देखो डिस्काउंट यहाँ 5% है 100 रुपये में, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है 100 - 5, सो 95।
तो हमारा नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना आ जाएगा? तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स हो गया हमारा 10,000 वर्ड डिवेंचर्स। अब जैसे हमारा डिवेंचर्स का वैल्यू हम जान गए कि कितना नंबर्स होगा, तो अब वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। डिस्काउंट कितना हो जाएगा फिर? 5 रुपये करके 10,000, सो इट विल बी हाउ मच? 50,000। इट विल बी हाउ मच? 50,000। ये 10,000 नहीं, सॉरी, ये होना चाहिए हमारा 1000 डिवेंचर्स। तो डिस्काउंट हमारा हो जाएगा कितना? 5,000। ठीक है, 5,000। ये अमाउंट मेरा कितना होगा? तो 1000 इंटू 100, सो ये हो जाएगा मेरा 1 लाख। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हमारा नरेशन होगा क्या? बिंग अमाउंट पेड बाय चेक and cash, and the balance by issuing 1,008% debentures at discount of 5%। तो ये हो गया हमारा क्या? नरेशन। तो चलो, नरेशन भी हमारा हो गया रेडी। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चंस को बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट इज़ अबाउट टुडेज़ वीडियो दैट वी हैव कवर्ड अप about the concept of issue of debentures for consideration other than cash. I hope that you have enjoyed the video, you have understood something else by this video, by watching this video. If you really got some knowledge from this video, I request you to subscribe the channel. Thank you. Have a good day.